नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 16 आने सच में। चलिए शुरुआत करते हैं। मिसाइलों की गूंज, बमों की बारिश और बारूद के धुएं में घिरा पूरा मिडिल ईस्ट। अमेरिका ने ईरान पर ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। 7 घंटे तक चले अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ईरान ने भी चुप्पी नहीं साधी, बल्कि पलटवार किया, जिसने वॉशिंगटन से लेकर खाड़ी देशों तक हलचल मचा दी है। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर थे। खाड़ी देशों में धुएं और सायरन बजते सुनाई दिए। अमेरिकी सेना ने सुबह 6 बजे से ईरान पर भीषण हवाई हमलों का एक नया दौर शुरू कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि इन हमलों का मकसद उन ईरानी सैन्य ठिकानों को और क्षमताओं को पूरी तरह तबाह करना है जिनका इस्तेमाल ईरानी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमलों के लिए कर रही थी। तो ईरान ने भी बैक टू बैक मिसाइलें मारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो चुका है एक ऐसा टकराव जिसकी आंच अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? देखिए, सुपर पावर अमेरिका और मिसाइल पावर ईरान के बीच छिड़ी इस नई जंग की कुछ खौफनाक तस्वीरें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार चौथे दिन जिस ईरान को अमेरिका ने 7 घंटे तक निशाना बनाया, उसी ईरान ने जवाबी हमला कर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। देर रात ट्रंप ने दक्षिणी ईरान पर 145 बार बमबारी की, तो ईरान ने गल्फ में यूएस के ठिकानों पर 150 से ज्यादा बार मिसाइल से बम गिराए। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेना की ओर से बताया गया कि ईरान के खिलाफ 7 घंटे तक चले अभियान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने फिर से ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसके बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी दोबारा शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये नाकेबंदी पहले भी अप्रैल से जून के बीच लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान जल्द बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता तो अगले सप्ताह अमेरिका ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला कर सकता है। इधर अमेरिकी हमले से आग बबूला ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया, जहां अमेरिकी F-18 विमानों को नुकसान पहुंचा है। IRGC का दावा है कि कुवैत में भी अमेरिकी लॉजिस्टिक्स हब में आग लग गई। बहरीन में तो हवाई हमले के बाद कई बार सायरन बजते सुनाई दिए। ओमान पर ईरान ने डुक्म पोर्ट को निशाना बनाया, जो यूएस का रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर है। यहीं पर यूएस के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट में ईंधन भरा जाता है। ईरान का दावा है कि उसने पूरी फैसिलिटी को कबाड़ खाने में बदल दिया। तो कतर के अल उदीद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी सेना के एक वेयरहाउस को नुकसान होने की खबर है। ईरानी वीडियो में ऑपरेशन नसर यानी जीत 2 के तीसरे चरण के दौरान खैबर शेकन और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग दिखाई दी, जो वाकई हैरानी भरा है, क्योंकि अमेरिका लाख दावे कर ले कि उसने ईरान को तबाह कर दिया है, फिर ये मिसाइलें कहां से आ रही हैं।
इधर ईरान ने दावा किया है कि देश के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के हालिया हमलों में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। सरकारी प्रवक्ता फरीमा मोहाजेरानी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की रात भर हुई ताजा एयर स्ट्राइक में 260 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सुपर पावर वर्सेस मिसाइल पावर के इस जंग में कौन भारी पड़ रहा है, ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, ये चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी लपेटे में ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अब सवाल यही है कि क्या यह सीमित अमेरिका और ईरान तक रहेगा या इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ईरान के बदले की तस्वीरें देखिए, कैसे खाड़ी में यूएस बेस को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बहरीन में यूएस के बेस पर हमले किए गए, ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा कुवैत में भी हमले किए गए हैं। जो बेस है अमेरिका का इन देशों में, उसे ईरान निशाना बना रहा है। ये जॉर्डन की तस्वीरें हैं, जॉर्डन की तस्वीरों को देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो तस्वीर है वो कतर की है। तो ये 4 तस्वीरें ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर पर हमले किए हैं। ये अमेरिकी बेस हैं जिनको ईरान ने निशाना बनाया है, क्योंकि लगातार अमेरिका के हमले जारी हैं। लगभग 7 घंटे तक लगातार अमेरिका ने हमले किए हैं और उसके बाद ईरान ने पलटवार किया है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं और आईआरजीसी यह साफ तौर पे कह रहा है, अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घर, पुल, इनको भी निशाना बनाया जाएगा। यानी जो वहां के स्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की अमेरिका की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच जो आईआरजीसी का कहना है कि अमेरिका लाख दबाव बना ले, ईरान झुकने वाला नहीं है। और बड़ी बात यह है कि यह सारी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक तरीके से कहे तो हो रही है। यह स्थिति है ग्राफिक्स के जरिए जो हमने आपको बताया है। अब आपको बता दें कि सबको मिलेगा तेल गैस या फिर किसी को नहीं, यह आईआरजीसी का बयान है। तो यह दिखाता है कि आईआरजीसी झुकने वाला नहीं है, आईआरजीसी किसी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबको मिलेगा, या तो सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। यह आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की यह धमकी है। ईरानी बंदरगाहों पर यूएस नाकेबंदी जारी रही तो दुनिया को नुकसान होगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबको मिलेगा तेल गैस या किसी को नहीं मिलेगा। यह धमकी आईआरजीसी की तरफ से दी जा रही है। उसका यह कहना है कि जो यूएस ने नाकेबंदी की है और जब तक नाकेबंदी रहेगी तब तक किसी को तेल नहीं मिलेगा। इसीलिए नाकेबंदी हटेगी तो सबको तेल गैस मिलेगा और नाकेबंदी रही तो किसी को नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया को नुकसान झेलना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या एक भी जहाज हॉर्मुज से नहीं निकल पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया चाहती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो ब्लॉकेड है इन सब के बीच हम आपको तस्वीरों के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ईरान यहां से ब्लॉक कर सकता है। कैसे? ये जो तस्वीर है, नीली पट्टी आपको जो ये दिख रही है, यही है वो समंदर का रास्ता। अब लड़ाई इसकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये लड़ाई है। इस साइड जो ये पीली पट्टी आपको दिख रही है, ये ईरान है। नीचे अगर आप आते हैं तो ये ठहरा ओमान और ये यूएई। अब यहां पे क्या हुआ है कि अमेरिका ने ये जो रेड साइन आपको दिख रहा है, ये ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा दिया है। यानी कोई जहाज इधर नहीं जा सकता है और ना ही कोई जहाज उधर से आ सकता है। लेकिन इसमें ईरान ने क्या किया है? ईरान ने यहीं से ब्लॉकेड लगा दिया। ये ब्लॉकेड ईरान ने लगा दिया कि आपको तो छोड़िए, आपके ब्लॉकेड का असर क्या होगा जब हमने पहले ही पूरी तरीके से इसे ब्लॉक कर रखा है। यानी कोई जहाज इधर नहीं, कोई जहाज इधर नहीं। अब
इन सब के बीच जो अमेरिका की प्लानिंग है यह बेहद अहम है। इस प्लानिंग को हम आपको दूसरी तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लानिंग है। यूएस जो है वो पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट करने के मूड में है। अब देखिए, ये ईरान आपको दिख रहा है, ईरान का मैप। अब यहां एक आपको लाल जाली सी दिख रही होगी, ये लाल जाली दरअसल है क्या, ये समंदर है, ये समंदर है। और ये जो है वो रास्ता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है। अब अमेरिका ने ये क्या किया है कि अमेरिका का कहना है कि जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है आप उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे और इस पट्टी के आगे आप आ ही नहीं सकते। यहीं पे हर जगह अमेरिका ने ब्लॉक करने का प्लान तैयार कर लिया है। यह अमेरिका की प्लानिंग है कि यह नेवल ब्लॉक पूरी तरीके से कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो जहाज है कोई भी वो यहां से क्रॉस हो सकेगा। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और समंदर में जहां तक आपकी सीमा है आप वहीं तक रहिए। यह ईरान को इस तरीके से ब्लॉक करने का अमेरिका का प्लान है कि समंदर में आपको ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है। अभी तक ईरान ने क्या किया हुआ है, यहां ब्लॉकेड लगाया हुआ है, लेकिन अब अमेरिका की प्लानिंग यह है कि जो भी सीमा है, समुद्री सीमा है ईरान की, उस समुद्री सीमा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। और इसी वजह से ये जो लाल जाली नुमा चीज आपको दिख रही है, ये हमने आपको दिखाया है, ये अमेरिका की तरफ से पोस्ट किया गया है ये तस्वीर। तो ये जो तैयारी है वो अमेरिका की है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वो ब्लॉकेड जो है ईरान का, ये कोई मैटर ही नहीं करेगा अगर अमेरिका ने इस तरीके से ब्लॉक कर दिया ईरान को। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन अमेरिका ने इस चीज की प्लानिंग कर ली है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीजें भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अब इनका मूड फिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है। जरूरत पड़ी तो ईरान को पीक एक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है कि पीक एक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हम कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि यह पीक एक्स माउंटेन है क्या, इसके विषय में चलिए हम आपको बताते हैं। इसे आप बेहतर तरीके से अगर समझिए, यह है पीक एक्स माउंटेन की मिस्ट्री। यहां आपको सब कुछ हमने अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। यह पीक एक्स माउंटेन है, यह है पीक एक्स माउंटेन और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो एरिया, ये एरिया जो हमने आपको दिखाया है, इस एरिया पर भी अटैक हुआ है। इस एरिया में भी अमेरिका ने अटैक किया है। अब देखिए, ये पीक एक्स माउंटेन जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम यहां भी हमला कर सकते हैं। सुरंगें करीब 100 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे हैं। यह एंट्री है, यह एंट्री यहीं से होती है इस पीक एक्स माउंटेन में और यह पहाड़ी के बिल्कुल नीचे बनाया हुआ है सुरंग। और बताया यह जाता है कि इनरीच यूरेनियम जो है लगभग 60% यहीं पे है, इसी जगह पे है। अब यह सुरंग जो है उसके ऊपर 100 मीटर मोटी चट्टान है, 100 मीटर मोटी। अब अमेरिका इस पे अटैक करने की बात तो कर रहा है। अटैक किससे? B-2 बॉम्बर बंकर बस्टर तबाह नहीं कर सकते। कारण यह है B-2 बॉम्बर बंकर बस्टर से यह अटैक अमेरिका कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि 100 मीटर मोटी चट्टाने हैं और B-2 बॉम्बर की जो क्षमता है वो बहुत कम है, वो महज 200 फीट के आसपास तक है। और अगर 100 मीटर को हम आके फीट में, तो ये लगभग 350-330 फीट के आसपास आती है। यानी कि अगर इस पे अटैक अमेरिका करता भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण यही है कि ये 330 फीट नीचे है और क्षमता B-2 बॉम्बर की जो है वो महज 200 फीट के आसपास है। तो ये स्थिति है यहां की। यहीं पे 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो दावा किया जा रहा है कि यहीं पे वो एनरिच्ड यूरेनियम है और अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की नजर यहीं पे है।
लेकिन उनकी नजर है, उसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये वक्त बताएगा। अब चलिए न्यूज रूम चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, नजर तो एनरिच्ड यूरेनियम पर है। चलिए आशीष जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर फाइनली एनरिच्ड यूरेनियम पर है, क्योंकि जब वॉर शुरू हुआ था 28 फरवरी को, उस समय बहुत सारी बातें कही गई थी कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम ऐसे करना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं। अल्टीमेटली जब हम 3-4 महीने बाद बात कर रहे हैं तो मामला यहीं आकर के फंसता है एनरिच्ड यूरेनियम का, और इस पीकेक्स माउंटेन पे। पीकेक्स माउंटेन ये रहा, यहां एंट्री गेट है, यहां सुरंगें जो हैं वो करीब, उसके ऊपर जो चट्टाने हैं वो 100 मीटर की है। 100 मीटर का मतलब हो गया लगभग 330 फीट। और जो B-2 बॉम्बर जिससे हमले किए जाएंगे, उसकी जो मारक क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा 200 फीट तक नुकसान पहुंचा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए ईरान जो है वो पूरी तरीके से सतर्क भी है। और मैं आपको जो ये दिखा रहा था नतांज, इस नतांज एरिया पे अटैक हुआ है, लेकिन ईरान ने तुरंत इसे रिकवर भी कर लिया है। ये अच्छी बात ईरान ने की कि इसे तुरंत में रिकवर भी कर लिया। लेकिन अमेरिका के हमले रुकने वाले नहीं हैं। दोनों चीजें हैं, एक तो ये हमले, उसके अलावा जो ब्लॉकेड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाया कि किस तरीके से जो समुद्री सीमा है उसमें पूरी तरीके से ईरान को बांध देने की कोशिश ईरान को बांध देने की कोशिश अमेरिका की है। तो देखिए इस ग्राफिक्स को समझिए, और यही है पीकेक्स माउंटेन की मिस्ट्री। पीकेक्स माउंटेन जो है उसकी सुरंगों के ऊपर जो चट्टाने हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 100 मीटर है। अब 100 मीटर के चट्टान को तोड़ना B-2 बॉम्बर के बस का नहीं है। तो आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, अब देखिए जो हमने तस्वीरों के जरिए चीजें दिखाई और ग्राफिक्स के जरिए जो चीजें बताई, उससे इन शॉर्ट तो यही लग रहा है कि जो युद्ध शुरू हुआ था उस समय बहुत सारी बातें कही गई थी, अल्टीमेटली नजर उसी एनरिच्ड यूरेनियम पर अमेरिका और ट्रंप की है। देखिए ये जो गुफानुमा जो माउंटेन्स के अंदर जो यूरेनियम और एनरिच्ड यूरेनियम रखने की बातें सामने आ रही हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्दो, इस्फान और नतांज, ये 3 न्यूक्लियर साइट आसपास हैं करीब करीब, और तीनों पर अमेरिका अटैक कर चुका है पिछले दिनों। तस्वीरें भी सामने आई थी, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से इस्फान में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया, फोर्दो पर हमले हुए, नतांज में हमले हुए। हालांकि ईरान का दावा है कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया, वहाँ पर थोड़ा बहुत हमले हुए थे, सैटेलाइट तस्वीरें झूठी हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके, जिस तरीके से ट्रंप ने धमकी दी है, और पहाड़ियों के नीचे जो एपेक्स माउंटेन्स हैं उसके नीचे जो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है उसको पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप परमाणु जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर भी आप अपना परमाणु जो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। यही वजह है कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं और ईरान लगातार तैयारी करते हुए दिख रहा है, और उसका ये कहना है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी वो पहाड़ियां हैं, ऐसी वो खुफिया जगह है जहां पर हमने अपना एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है। IAEA भी जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है उसको भी उन जगहों पर विजिट नहीं कराए गए कभी, क्योंकि पहले ईरान जब डील हुई थी, जब ओबामा थे उस वक्त IAEA के कुछ पर्यवेक्षक वहां आए थे ईरान, और वहां पर तमाम जगह वो गए थे। लेकिन ये जो एपेक्स माउंटेन्स हैं नतांज के पास, जो 1.5 किलोमीटर का जो दायरा है, उस जगह पर वो नहीं गए। ये कहा जा रहा है कि जो दिख रहा है वो जगह ईरान ने, वहाँ पर ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है। जहाँ पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर ईरान ने अपना 60 से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ईरान की तैयारी है
अमेरिका कह रहा है कि हम अपने बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और बिजली घरों पर हमला करेंगे, जो जिस तरीके से ट्रंप धमकी दे रहे हैं। लेकिन बिजली घर एक बहाना है, मेन मकसद है कि ईरान का जो एनरिच यूरेनियम पहाड़ियों के नीचे है उसको निशाना बनाया जाना, कि उस पर हमले करने की बात ट्रंप कह रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन अब एक चीज और ये है कि ये तो चलिए इस साइड अटैक, लेकिन जो नेवल ब्लॉक की बात आ रही है उसमें अमेरिका कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि ईरान को पूरी तरीके से बांध देना, हमने जो तस्वीर भी दिखाई वो ये दिखाता है कि आप अमेरिका को पूरी तरीके से एक जाल में बांध देना चाहते हैं। ये संभव लग रहा है? देखिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ईरान बहुत बड़ा कोस्टल एरिया ईरान के पास है। कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि आपने उसका जो कोस्टल एरिया उसको ब्लॉक कर दिया और ईरान कहीं से व्यापार नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ा एरिया है, उसको इस तरीके से ब्लॉक करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो सेटकॉम ने जो तस्वीरें जारी की, जो अपना प्लान दिखाया है, उस तस्वीर के जरिए जो हम अपनी दिखा रहे थे, आप दिखा रहे थे, वो प्लान ज़मीन पर लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि ओमान के रास्ते ईरान को ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन कितना क्या वो इलाका ब्लॉक होगा जो ईरान के बेहद करीब है, उसका समुद्री क्षेत्र है, क्या वो इलाका भी ब्लॉक कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से सेटकॉम ने जो तस्वीर जारी की, जो उनका प्लान उन्होंने शेयर किया है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब कर रहे थे हमारे दर्शकों को, वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यही है ना कि तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, एआई जो कहते हैं ना, एआई जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसके जरिए तमाम बातें कही जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। चाहे ट्रंप का ये दावा हो, नतांज की बात हो, या फिर नेवल ब्लॉकेज की बात करें। लेकिन जिस तरीके से दोनों देश पिछले 4 दिनों से दोबारा लड़ाई में उतर आए हैं, वो बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर गल्फ में तो सायरन, कुवैत, कतर, बहरीन, इन जगह पर लगातार सायरन्स बज रहे हैं और निश्चित तौर पर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए। जॉर्डन तक मिसाइलें जा रही हैं। सोचिए, अब ये जॉर्डन जो है वो इजराइल के बिल्कुल पड़ोसी देश है, इजराइल में भी कुछ मिसाइलें गिर सकती हैं। निश्चित तौर पर ये जो इस बार का जो युद्ध है वाकई में बहुत खतरनाक लेवल पर है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए बात करते हैं चीन की, जहां मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में झुलस रहा है। दूसरी तरफ चीन जो है वो कुदरत की मार झेल रहा है। कुदरत ने यहां ऐसा कहर बरपा रखा है कि शहर शहर पानी में डूब गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये चीन की तस्वीरें हैं। कारें तैर रही हैं। चीन में ये जल प्रलय आया हुआ है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है। लाखों लोगों को यहां से निकाला गया है और सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ये तस्वीरें चीन की, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि वहां के हालात किस तरीके के हैं। भयंकर बाढ़ के बीच छतों पर लोग, बहती कारें, चीन में बाढ़ का मंजर सभी को हैरान कर रहा है। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बावी के असर के बाद अब उत्तरी और पूर्वोत्तर चीन भीषण बाढ़ की चपेट में है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह नदी में तब्दील हो गई हैं। देखिए कैसे तेज बहाव में गाड़ियां बहती गई। चीन से आए वीडियो में लोग पानी से लबालब सड़कों पर तैरते हुए दिखाई दिए। कई इलाकों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि सामान्य जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक देश की 46 नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं। सबसे ज्यादा असर लियाओनिंग प्रांत और शेनयांग शहर में देखा जा रहा है।
शेनयांग में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गईं, जबकि कई जिलों में स्कूलों को एहतियातन बंद रखा गया है। बाढ़ की वजह से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 28 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश और तेज बहाव के कारण हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। क्या एनसीपी शरद पवार की गुट एक बार फिर से टूटने वाली है? क्या एनसीपी शरद गुट में फिर से बिखराव होने वाला है, दो फाड़ होने जा रही है? क्योंकि अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। क्या ये सब शरद पवार के इशारे पर हो रहा है? कई सारे सवाल हैं, इन जवाबों को देखिए इस रिपोर्ट में। टीएमसी शिवसेना के बाद क्या फिर से एनसीपी टूटने वाली है, या पूरी की पूरी पार्टी ही एनडीए की तरफ मुड़ जाएगी? ये सवाल अचानक इसलिए उठने लगा क्योंकि मंगलवार की रात मुंबई में हुई एक हलचल ने महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार की सुबह सुर्खियां बना दी, जहां एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने पहले तो शरद पवार से उनके घर सिल्वर ओक से मुलाकात की, फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सिर्फ मसला यही होता तो इतनी चर्चा नहीं होती। असल में दूसरी ओर अजित पवार गुट के सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने भी अलग से फडणवीस के साथ बैठक की। इस मुलाकात से कयास लगाए जाने लगे कि शरद गुट एनडीए के साथ जा सकता है। हालांकि बाद में जयंत पाटिल ने सफाई दी कि पूरी पार्टी एकजुट है, सभी लोग शरद पवार की अगुवाई में काम कर रहे हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। Oh, very much. Our party is intact. We all are working under Mr. Sharad Pawar's leadership, and we are very much together. वहीं इस मामले में महाविकास अघाड़ी के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया है। राउत के मुताबिक जयंत पाटिल एमवीए के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट को लेकर जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके पीछे बड़ी साफ वजह है, बीजेपी और शिवसेना के पास कोई उपलब्धि नहीं है, लिहाजा अफवाहों का तंत्र दौड़ाया जा रहा है। गलत इंफॉर्मेशन है। जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, वो अलग विषय है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहाँ के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं। हालांकि दोपहर होते होते पार्टी की बड़ी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मीडिया के सामने आई और जो अब तक अटकलें थी उन्हें लेकर स्थिति साफ करते हुए बयान दिया। इस बयान से साफ हो गया कि परिसीमन बिल के मुद्दे पर अगर एनडीए की तरफ से लोकसभा और विधानसभा में 50 सीटें बढ़ाने की शर्त लिखित में दी जाती है तो एनडीए के समर्थन पर विचार किया जा सकता है। Nobody has made any attempts towards me or my MPs to the best of my knowledge. So, I don't have so much spare time to indulge in gossip. And I don't believe in sources, I believe in reality. So, let me reassure you that all 8 MPs of NCP SP and all our MLAs, we stick together. Whatever decision we'll be taking, please understand, NCP is a party where Shri Sharad Pawar not only leads it, he invests in everybody and he listens. His biggest strength as a leader that he's an amazing listener. महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो कुल 288 सीटें हैं, जिसमें महायुति गठबंधन में बीजेपी के खाते में 132 सीटें,
शिवसेना शिंदे गुट के पास 57 सीटें, एनसीपी पवार गुट के पास 41 सीटें और जेएसएस के पास 2 सीटें हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो शिवसेना यूबीटी के पास 20 सीटें, कांग्रेस के पास 16 और एनसीपी शरद गुट के पास 10 सीटें हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो एसपी के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1 और अदर्स के पास 7 सीटें हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के 10 विधायक में से ज्यादातर विधायक इस पक्ष में हैं कि पार्टी एनडीए के साथ आए। वजह क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाले फंड में आने वाली मुश्किलें। हालांकि शरद पवार की खामोशी से मामला अभी उलझा हुआ है, लेकिन सुप्रिया सुले का बयान बताता है कि पार्टी में इसे लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सदियों पुराने रिश्ते अब कारोबार की नई उड़ान भरेंगे। लंदन से लेकर दिल्ली तक आज से व्यापार का तरीका बदल गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच सबसे बड़े आर्थिक समझौतों में से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA लागू हो गया है। अब भारतीय सामान ब्रिटेन के बाजार में ज्यादा आसानी से पहुंच सकेंगे, तो ब्रिटेन की कई चीजें भारत में सस्ती होंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह FTA है क्या? आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? कौन फायदे में रहेगा और किसके सामने चुनौती आएगी? ये रिपोर्ट देखिए। भारत यूके के व्यापारिक रिश्तों को नई उड़ान। एक दूसरे के बाजार देंगे व्यापार को रफ्तार। विस्की, ब्यूटी प्रोडक्ट से कार तक सब सस्ता। भारत यूके अब व्यापारिक रिश्तों को नई पहचान और नई उड़ान देने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बुधवार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। FTA के लागू होने से दोनों देशों में कई उत्पाद अब सस्ते दामों पर मिलेंगे। इस व्यापार समझौते से कपड़ा, चमड़े, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग का सामान से लेकर केमिकल प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ MSME किसानों और अन्य मैन्युफैक्चरर्स को निर्यात के बड़े अवसर मिलेंगे, जिससे दोनों देशों को काफ़ी फायदा भी होगा। इस CATA के लागू होने को लेकर PM मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। PM ने इसे दोनों देशों की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। इंडिया यूके FTA के तहत भारत के सामानों को यूके में टैरिफ कट या ड्यूटी फ्री किया जाएगा। करीब 3 साल की बातचीत के बाद तैयार हुए इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि अपना इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और जो कि आज से एप्लीकेबल भी हो रहा है। और हमारी गवर्नमेंट लगातार और भी कंट्रियों से लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों से अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिससे अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिले और जिससे कि एक्सपोर्टरों का काफ़ी फायदा होगा। और जिससे ड्यूटी नहीं लगेगी तो कॉस्ट भी कम आएगी, तो अपना माल की ज़्यादा सेल होगी यूके में, तो इससे यहाँ पर एक्सपोर्टरों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। आज बहुत खुशी हो रहा है कि ऐसे ऑस्पिशियस ऑपरेशन में इंडो यूके ट्रेड एग्रीमेंट के फर्स्ट कंसेप्ट में जा रहा है, उसका फ्लैग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने में। ये ट्रेड में आई विश दैट दी मोर एंड मोर गुड्स विल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम दी इंडिया अंडर यूके एग्रीमेंट, एंड कस्टम्स की तरफ से जितना भी फैसिलिटेशन जो होना चाहिए वो सब हो जाएगा, जैसे कि स्पीडी क्लियरेंस है, इसी सीलिंग एवरीथिंग। स्पीडी क्लियरेंस के लिए जितना भी फैसिलिटेशन है वो सब कस्टम्स की तरफ से हो जाएगा। समझौते के लागू होने से भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर भारत में आयात होंगे। इस समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, अगर इसकी बात की जाए तो भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। यूके से आयात होने वाले सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% होगा। 85% सामान 10 साल में पूरी तरह टैरिफ मुक्त होंगे, जिसके चलते यूके से आयात होने वाली स्कॉच, विस्की और जिन पर भारत का टैरिफ कम होगा।
जगुआर, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस जैसी कारें भारत में सस्ती हो जाएंगी। यूके से आयात होने वाले सैल्मन, लैम्ब, चॉकलेट, बिस्किट आदि सस्ते होंगे। कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस पर टैरिफ 15% से घटकर 3% तक पहुंचेगा। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते होंगे। कुल मिलाकर इस समझौते के लागू होने से भारत में टेक्सटाइल से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और केमिकल जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा। यूके में भारतीय कपड़ों और होम टेक्सटाइल्स जैसे चादर, पर्दे पर 8 से 12% टैक्स लगता था, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। भारत से यूके जाने वाली ज्वेलरी और चमड़े के सामान जैसे बैग, जूतों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यूके ने भारतीय मशीनरी, इंजीनियरिंग टूल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे कार के पुर्जे पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स खत्म कर दिया है। एग्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और स्पेशल केमिकल्स पर टैक्स कम होने से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख हब से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो साथ ही भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नई उड़ान मिलेगी। बासमती चावल, झींगा जैसे समुद्री प्रोडक्ट्स, प्रीमियम चाय और मसालों पर यूके का इंपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा, जिसके चलते इस सेक्टर को भी काफ़ी लाभ पहुंचेगा। इस व्यापार समझौते के लागू होने को लेकर यूके ने भी खुशी जाहिर की है। भारत में यूके की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूके और भारत इस बात पर सहमत हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। ये आधुनिक यूके भारत पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक पल है। ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्रोथ के नए युग की शुरुआत करेगा। इस समझौते से यूके के उत्पादों को भारत जैसी बड़ी बाजार की पहुंच मिलेगी। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ब्रिटेन की इकोनॉमी को लगभग 4.8 अरब पाउंड का इजाफा होगा और वास्तविक वेतन में 2.2 अरब पाउंड की वृद्धि देखने को मिल सकती है। आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, अब इसको भी समझिए। दरअसल दो देश जब आपस में कारोबार को आसान बनाने के लिए समझौता करते हैं तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें दोनों देश एक दूसरे के सामान पर लगने वाले आयात शुल्क यानी टैरिफ को कम या खत्म करते हैं। ये डील 2030 तक भारत यूके व्यापार को 15% सालाना बढ़ाने को लेकर काम करेगी, जिससे भारत के $100 बिलियन के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने में मदद होगी। कुल मिलाकर भारत यूके एफटीए सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया दौर भी है। भारत के लिए चुनौती है कि इस मौके को निर्यात और रोजगार में बदला जाए और ब्रिटेन के लिए मौका है कि वो भारत के विशाल बाजार से जुड़ सके। फिलहाल ये समझौता कागज से निकलकर जमीन पर कितना असर दिखाएगा ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। एक सपना, एक परीक्षा और उस सपने को पूरा करने की लाखों छात्रों की जद्दोजहद। देश में कोचिंग अब सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं बल्कि एक बड़ा सिस्टम बन चुका है, जहां उम्मीदें भी हैं और चुनौतियां भी हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब कोचिंग सेंटर पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की समिति कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाने, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने, डमी स्कूलिंग पर शिकंजा कसने और प्रवेश परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव की बात कही गई है, जिससे छात्रों की निर्भरता कोचिंग पर कम हो सके। केंद्र सरकार का मकसद है कि छात्रों को बेहतर माहौल देना, मानसिक दबाव कम करना और कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कोचिंग पर नियंत्रण से तस्वीर बदल जाएगी? क्योंकि कोचिंग इस समस्या की वजह नहीं बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां सीमित सीटों, अच्छे संस्थानों और सुरक्षित भविष्य की तलाश में लाखों छात्र एक कठिन दौड़ में उतरते हैं। जरूरत सिर्फ कोचिंग को नियंत्रित करने की नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव की है जहां हर छात्र को अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के पर्याप्त मौके मिले। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चों को कोचिंग सेंटर में जाने की होड़ लगी हुई है। जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, कितनी अच्छे कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं, आज एक ये स्टेटस सिंबल भी बना हुआ है। और बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ज़्यादा महंगी कोचिंग होगी तो वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें अगर हम कोचिंग सेंटर में बच्चा हमारा भाग नहीं लेता, नहीं जाता, नहीं ज्वाइन करता है तो किसी भी कंपटीशन में उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए
वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग पे वो निर्भर होता है, जो कि हम लोगों के दृष्टि से ये सही नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को अपने बल पे और जो भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनके बल पे उन्हें प्रवेश परीक्षाओं में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। आजकल हमारे देश में डमी स्कूलों का भी काफी प्रचलन है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और डमी स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं और सिर्फ पेपर देने जाते हैं। उन्हें पूरे साल का तो पता नहीं होता कि सीबीएसई के एनसीईआरटी में जो भी पढ़ाई हो रहा है वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करना है, कैसे आंसर्स लिखते हैं। वो बस कोचिंग सेंटर में जो उन्हें पढ़ाया वो करके चले जाते हैं, जिससे हमारे कुछ बच्चों में परसेंटेज भी देखा गया है कि उसमें भी गिरावट आई है। तो न्यूज इंडिया ने जब छात्रों और अभिभावकों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए। फीस, सुविधा और सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नियम होने चाहिए ताकि छात्रों और अभिभावकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। छात्रों का मानना है कि अगर कोचिंग संस्थान तय नियमों के तहत काम करेंगे तो पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और मनमानी पर रोक लगेगी। दिल्ली से आंचल यादव की ये रिपोर्ट देखिए। कोचिंग सेंटर्स को लेकर सरकार जो है सख्त कानून लाने की तैयारी में है। खबरें हैं कि अब जितने भी कोचिंग सेंटर मानकों के अनुसार नहीं चल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए बच्चों से ही बात करते हैं कि इस कदम को कैसे देख रहे हैं। देखिए यहाँ तमाम बच्चे जो कि आने वाले समय में कोचिंग लेंगे, सरकार जो है आने वाले समय में कोचिंग आप लोग भी लेंगे। कोचिंग सेंटर्स पर अब कानून लाने जा रही है जिससे मानक जिसके पूरे नहीं हैं या फिर कई बार देखा गया है कि बच्चे आग में जल गए हैं, लखनऊ की घटना देखे। तो कैसे देख रहे हैं कि कानून अगर लाएगी तो अच्छा रहेगा ये कदम? कानून को लाना तो चाहिए बिल्कुल। बच्चों की जान बहुत कीमती है और बच्चे अपना भविष्य बनाने जाते हैं और जान उनकी चली जाती है, ये तो बहुत बेकार बात है और कानून को इस पर ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, बनना चाहिए। आपको लगता है आने वाले टाइम में जब आप किसी भी चीज़ की कोचिंग लेंगे क्या बनना चाहते हैं? मुझे तो एक तरीके से ACCA बनना है, तो उसके कोचिंग बिल्कुल लेंगे और कोचिंग्स पे ये एक्सपेक्टेशन है कि कोचिंग एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। एक कानून बनना चाहिए जिसमें हाँ कोचिंग सेंटर्स को मेक श्योर करना चाहिए कि हाँ भाई हमारे अगर बच्चा पढ़ रहा है हमारे यहाँ तो एक तरीके से वो सेफ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आ रहा है वो आग में जल जा रहा है, पानी में बह जा रहा है। इट इज़ नॉट फाइन। सेंटर्स वालों की जो मनमानी चलती है, कई जगह पर बहुत कम स्पेस होता है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कई जगह पर मानक ही पूरे नहीं है, आग लग जाती है, शिफ्ट इश्यूज होते हैं, फायर लीक हो गया, फायर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसकी वजह से ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। और इवन हमारे देश की एजुकेशन तो आपको लगता है कि कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक कानून लाने की ज़रूरत है या एक कानून बनाने की ज़रूरत है जिसमें कोचिंग सेंटर मानकों के अनुसार अपनी चीज़ें रखें? जी हाँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल। पर कुछ अभिभावक भी हैं। आप बताइए सर, कोचिंग सेंटर्स को लेकर सरकार जो है अब कानून लाने जा रही है जिसमें मानक तय होंगे, भ्रामक विज्ञापन जो छाप के कई बार बच्चों को आकर्षित करते हैं उस पर रोकथाम लगेगी। ऐसा कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कई बार पेरेंट्स भी देखते हैं ना कि उन्होंने टॉपर की वो लगा रखी है, पता नहीं उस बच्चे ने वहाँ से टॉप किया भी है कि नहीं किया है। आना चाहिए। सर सरकार जो है अब कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी कानून लाने जा रही है जिसमें भ्रामक सामग्री ना परोस पाए, मानकों का ध्यान रखे। कानून कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा मैम, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे को कोचिंग दिलाएंगे आने वाले समय में? यस मैम। और अगर मानक ही किसी कोचिंग सेंटर के पूरे ना हो, बच्चों के लिए खतरा हो फिर? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी होगी। कई बार ये देखा है कि कोचिंग सेंटर्स में भ्रामक सामग्री लगा दी जाती है, बच्चे आकर्षित होकर कोचिंग लेने पहुंच जाएं। कई जगह पर मानक पूरे नहीं होते कोचिंग सेंटर्स में। आपको लगता है कि भ्रामक सामग्री पर रोक लगाने के लिए, मानकों को पूरा कराने के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए? एक ऐसा कानून लाने की तैयारी सरकार कर रही है कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ? नहीं देना चाहिए, अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट कानून लाना चाहिए सरकार को, लाना चाहिए। ये आप लोगों के बच्चों के फेवर में होगा? यस यस। भी स्वागत करेंगे ऐसे कानून का जो मानक तय करें इन कोचिंग सेंटर्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेंगे। लगातार हम अभिभावकों से बात कर रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या जो एक कानून लाने की तैयारी सरकार कर रही है देश भर के तमाम कोचिंग सेंटर्स के लिए, जिसमें मानक तय होंगे, भ्रामक सामग्री ना परोसी जाए, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अगर ऐसा कानून आता है तो
तो ऐसे में पेरेंट्स और बच्चे क्या सोचते हैं, उन सभी लोगों से हमने बातचीत की और उनका कहना है कि हम ऐसे कानून का स्वागत करेंगे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा और नियमों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने बड़ा बयान दिया। न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों के संचालन को लेकर कानून पहले से मौजूद है। बिना मानकों और स्वीकृत नक्शे के कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकता। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों कोचिंग सेंटर वाला एक कांड हुआ था लखनऊ में, जिसके बाद से कई जगह पर ऐसा होता है कि कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है, कई जगह पर लिमिट से ज़्यादा बच्चे रखे जाते हैं। अब कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक मानक कानून जो है वो सरकार लाने की तैयारी कर रही है। कैसे देख रहे हैं अगर ये कानून आता है तो? देखिए, कानून तो पहले से ही है। प्राधिकरण के पास नक्शा पास करा करके कमर्शियल बिल्डिंग या संस्थानों की बिल्डिंग, उनके नक्शे पास करा करके अगर इन संस्थाओं को बनाया जाता है तो उसमें अग्निशमन और सारी एनओसी मिलने का प्राविधान रहता है। लेकिन होता क्या है कि छोटी जगहों पर बड़ी बिल्डिंग बना करके और उसको कमर्शियल उपयोग किया जाता है भूमतल पर, और इस तरह से कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो बच्चे निकल भी नहीं सकते। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में हजारों की तादाद पर इस तरह की बिल्डिंगों को सील किया गया है। इसी तरह से इस घटना के बाद तमाम तरह से लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राधिकरण हैं, हमारे यूपी SIDC के हैं और या अन्य अथॉरिटियों से जो भी संबंधित भवन हैं, उनको जो भी नक्शे के विपरीत बने उनको नोटिस देके सील करने का काम किया गया और तमाम जगह से कोचिंग बंद कराई गई कि ताकि इस तरह की घटना कोई दोबारा न हो। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप राकेश सचान साहब को सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो 16 आने सच में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।